तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितना सारा क्वारीज किए हमसे या होमवर्क में जो प्रॉब्लम हुआ वो तो देखा जाए तो पूरा ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है आप लोगों का। जैसे जैसे नोटिस किए हैं तो एक नंबर क्वेश्चन में था, फिर 3 नंबर में है, फिर 4 नंबर में है, 5 में है, 6, 7, 9, 8, 10 ऑलमोस्ट सब में। हाँ, वो अलग सी बात है, किसी को कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम है, पूरा टोटली में प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करेंगे ना कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो टफ चीज़ है, जो मतलब जो फॉर्मूला अननोन टाइप में है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये तो ईजी लगेगा। जैसे मान के चलिए वर्किंग कैपिटल है, या फिर मान के चलिए आपका करंट रेशियो है या क्विक रेशियो है, ये सब ईजी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सब ईजी है, ये सब हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो जो जो टफ लगेगा वो टफ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सारा होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। मगर ना हम ऐसा कर ले रहे ना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी बोला कि फार्मूला में बहुत कन्फ्यूज़न है, कब फार्मूला कैसे यूज़ होगा, या फिर किताब में जो फार्मूला दिया हुआ है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बेहतर होता कि एक ठो जगह में आप लिख देते तो अच्छा रहता। तो लिखना तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो क्वेरीज के बेस्ड पे हमको ऐसा लगा कि जिस जिस जगह में आपको प्रॉब्लम हो सकता है वो फार्मूला हम आपको लिखवा दे रहे हैं, और बेहतर ये होगा कि आप भी उसको कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक है। और रेशियो चैप्टर में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका टोटल का टोटल फॉर्मूला एक जगह मतलब कंप्लीट दे दिया जाए, क्योंकि फिक्स नहीं है ना। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारा है, ज़रूरत कब पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंप्लीट आपको दे देंगे, तो कंप्लीट देना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेशियो बहुत सारा है, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो हम लोग को करना क्या है कि जो ज़्यादा यूजफुल है, जो लग रहा है ज़रूरत पड़ रहा है, वही वही फॉर्मूला हम आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, आप लोग भी नोट डाउन करते जाओगे इसको। पहला गेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम हुआ, कैपिटल गेयरिंग रेशियो में। तो कैपिटल गेयरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड दोगे, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड चार्ज कैपिटल के जगह में आप लोग फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं या फिक्स्ड बियरिंग फंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उस फिक्स्ड चार्ज कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ऐसा सोर्स ऑफ कैपिटल या ऐसा नेचर ऑफ कैपिटल जिस कैपिटल के ऊपर रिटर्न फिक्स्ड है। हम लोगों के पास क्या सोर्स ऑफ कैपिटल होता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिवेंचर्स, लोन, रिजर्व्स, ठीक है। अब हमारा जो डिवेंचर है, जो प्रेफरेंस शेयर है, उसका रिटर्न क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, डिवेंचर के लिए क्या होता है? आपका होता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो दोनों चीज़ है ना वो दोनों फिक्स्ड है, मगर वही जो इक्विटी शेयर है उसका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। हुआ प्रॉफिट तो देंगे, नहीं हुआ प्रॉफिट तो नहीं देंगे, बचा प्रॉफिट तो देंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देना पड़ता है, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो आपका फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल हो गया। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ फिक्स्ड चार्ज कैपिटल में क्या लिख सकते हैं? फिक्स्ड चार्ज कैपिटल में लिख सकते हैं आप डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? ठीक है ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जो आएगा वो आएगा उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस
एसेट्स। ठीक है, ये है फॉर्मूला। यहाँ देखोगे ना, हर जगह जो है शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी से कैपिटल प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 56 एसेट्स। हर जगह शेयर होल्डर का मतलब यही होता है। बट शेयर होल्डर फंड नहीं दिए हम लोग, यहाँ क्या दिए, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर फंड दिए हैं। क्यों इक्विटी शेयर होल्डर फंड दिए? क्योंकि आपका इस शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस से कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस से कैपिटल आपका फिक्स चार्ज कैपिटल में चला जाता है। हाँ, आपके किताब में ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि लिखा हुआ रहेगा फिक्स चार्ज कैपिटल डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, बस ये लिखा हुआ रहेगा। और बाकी फार्मूला में भी शेयर होल्डर फंड का जिक्र रहता है। तो बाकी हर जगह में शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 56 एसेट्स, हर जगह शेयर होल्डर फंड में। मगर सिर्फ यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम लोग इसलिए बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि इसमें इक्विटी से कैपिटल सिर्फ शामिल करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस शामिल करेंगे, मगर प्रेफरेंस से कैपिटल शामिल नहीं करेंगे। क्लियर ना? तो आप लोग हमेशा याद रखोगे कैपिटल गियरिंग रेशियो में आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 56 एसेट्स। और बाकी हर जगह में जहाँ शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ रहेगा वहाँ इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हम लोग नोटिस कर सकते हैं जो आप लोगों को क्वेरीज के बेस पे था, वो तो प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है ना, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है ना, प्रोप्राइटरी रेशियो था। अब अलग अलग फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का। उस प्रोप्राइटरी रेशियो का जितना सारा फॉर्मूला है उसमें से जो यूजफुल है, जो हम लोग यूज़ करेंगे, उस फॉर्मूला का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है ना? अच्छा, टोटल एसेट्स मतलब यहाँ चीज इधर ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स को शामिल नहीं करना है। टोटल एसेट का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें मतलब सारा फिक्टिशियस एसेट्स को भी टोटल एसेट में शामिल कर लो, नहीं। टोटल एसेट मतलब यहाँ ये होगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, बट फिक्टिशियस एसेट्स वहाँ शामिल नहीं करेंगे। अगर आपका फिक्टिशियस एसेट्स कहीं शामिल मतलब इंक्लूडेड है, उसमें एडिड है, तो आप क्या कर दोगे, उसको लेस कर दोगे। क्लियर हो गया? ये हो गया उसका मतलब। अब अच्छा, यहाँ शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हो गया? यहाँ शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया, अच्छा शेयर होल्डर फंड बोलो या फिर शेयर होल्डर इक्विटी बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये हो गया फॉर्मूला दूसरा। ठीक है, और जिस फॉर्मूला में कन्फ्यूजन था आपका, उस फॉर्मूला का नाम है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब होता है यहाँ टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ आपका जो नया एक और फॉर्मूला आप लोग जो पूछे थे, इसका मतलब क्या होता है? होता है एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो। एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है ना, होता है शेयर होल्डर फंड
ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड, कुछ ऐसे ही था फॉर्मूला इसका, उल्टा हम लिख दिए शायद। टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। फिर भी वही सेम बात, शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंसेस प्लस रिजर्वेंस प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, और यहाँ भी सेम मतलब यही होगा, टोटल एसेट मतलब एक्सक्लूडिंग क्या, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप जो पूछे हमको फॉर्मूलाज में, वो था कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल, ठीक है ना, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ होगा टर्नओवर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगला फॉर्मूला, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये क्वायरीज नहीं था तो कैपिटल यहाँ लिखा हुआ था, तो हम भी सोचे तो और फॉर्मूला दोनों दे दें। कभी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पूछ सकते हैं आपसे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ होगा टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अच्छा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्या, फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप लोग का एक क्वेरीज था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, दोनों मतलब सेम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल। यहाँ जो है ना, आप पीबीटी दे सकते हो, ठीक है ना, पीबीटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। पीबीटी मतलब आपको मालूम ही होना चाहिए, पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय, ठीक। उसके बाद नंबर 8, अगला फॉर्मूला रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब सेम, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है प्लस रिजर्वेंस है प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। और आपका फॉर्मूला क्या जो क्वारीज था, फिलहाल इतने ही आप लोग पूछे थे फॉर्मूला बेस्ड पे। एक दो, हाँ, एक तो ये भी पूछा था कोई कि डिविडेंड यील्ड रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है, या अर्निंग यील्ड रेशियो। हाँ, अर्निंग यील्ड रेशियो। तो ऐसे यील्ड वाला रेशियो जो है ना, बहुत सारा हम नोटिस किए कि है, तो उसको भी लिखवा दिया जाए। फिलहाल आप इतना कॉपी कर लो, ऊपर में लिख रहे हैं इसका। एट हुआ ना, यहाँ देते हैं 9।
डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये भी रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है DPS। DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब शॉर्टकट में देखा जाए दैट इज, आप लोग याद रखोगे DPS डिवाइड बाय EPS, ठीक है। और DPS मतलब हर एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड दे रहे हैं, हर एक शेयर के ऊपर। तो हर एक शेयर के पीछे डिविडेंड कितना दे रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर पता चल जाएगा। वहीं अगर मान के चलिए अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तो पूरा प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आप EPS निकाल सकते हो और उससे आप DPS निकाल सकते हो। और जब ये फॉर्मूला पुट करोगे ना, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका फॉर्मूला कौन सा मिल जाएगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो। 10वां नंबर जो फॉर्मूला है वो था आपका अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग यील्ड रेशियो था, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं अर्निंग प्राइस रेशियो। अर्निंग प्राइस रेशियो, और इसको बोलते हैं हम लोग अर्निंग यील्ड रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है EPS डिवाइड बाय MPS। MPS मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, ठीक है। 11वां नंबर, डिविडेंड यील्ड रेशियो तो भी होता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। इसका फॉर्मूला जो होता है DPS डिवाइड बाय MPS। DPS डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय MPS इंटू 100, ठीक है। तो ये टोटल 11 फार्मूला फिलहाल हम आपको दिए हैं। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लोगे और ज़रूरत पड़ने पे आप इसको अप्लाई करोगे। अब थोड़ा सा जो क्वेरीज है उसको हम लोग डील करते हैं। मिटा रहे इसको। और एक बात हमेशा याद रखोगे फिलहाल इस वीडियो क्लास में कि हम एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे। जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे और बाकी रिमेनिंग रेशियो ना समझा देंगे, तो फिर आप उसको खुद से कर लोगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 1 में ही देख लेते हैं। 1 में क्या इशू था? जिसका नहीं इशू था कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसका इशू देखें और अपना कंफर्म करें कि कैसे उसने किया है। सबसे पहले 1 नंबर में कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है ना। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो ये हम थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सॉल्व कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये हम लिख दे रहे हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। और इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम था, फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल या चार्ज कैपिटल या फंड, कैपिटल का जगह फंड भी लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है सवाल में। फिक्स चार्ज कैपिटल में 2 चीज़ तलाश करना है आपको, एक आपको प्रेफरेंस कैपिटल, दूसरा आपको तलाश करना है डिवेंचर। पूरा सवाल में देखें सिर्फ डिवेंचर देखो ना। अच्छा 2 साल का पूछा है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि आप कंप्यूट कीजिए रेशियोज 2 ईयर्स का, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर 2 ईयर्स।
तो दूसरा साल का तो आप खुद निकाल लोगे, हम सिर्फ एक ईयर का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर का आप जब निकालोगे कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे फॉर फर्स्ट ईयर, तो यहाँ दोगे, फिर सेकेंड ईयर का यहाँ दोगे, ऐसा भी निकाल सकते हैं या फिर 2 कॉलम कर सकते हैं, मतलब एक में डिटेल्स रहेगा, एक में ईयर, एक में दूसरा ईयर, तो एक ईयर का उसमें सॉल्व, एक ईयर का इसमें सॉल्व, मतलब कॉलम भी कर सकते हैं। वो आपका जैसे भी आप सॉल्व करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है। तो डिवेंचर्स, तो डिवेंचर कितना रुपया दिया हुआ भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं डिवेंचर है, नथिंग एल्स। प्रेफरेंस रहता तो बैठ बैठा देते हैं। और इक्विटी से होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी से कैपिटल है, चलो ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में ना नोट दिया हुआ है, तो नोट दिया हुआ है तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, रिजर्व्स रेवेन्यू रिजर्व भी है और पीएल अकाउंट का बैलेंस है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व्स प्लस पीएल का बैलेंस है वो भी ऐड होगा, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट ईयर में नहीं है तो उसमें ऐड नहीं होगा, सेकंड ईयर वाला में है तो उसमें ऐड होगा, सिंपल लॉजिक है भाई। तो यहाँ हम लोग दे रहे हैं क्या कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू डिवेंचर्स कितना रुपया दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 2 लाख। याद रखोगे ये बैलेंस शीट वाला रेशियो होती है, 1:2 में आएगा, ठीक है ना। और इक्विटी से कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में था 2 लाख, बट हम ना इसको अलग अलग करके ले देते हैं, 80 प्लस 1,20,000, 80,000 प्लस 1,20,000, तो हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 80, 2 लाख 7 लाख है ना, तो हो गया 2:7। या फिर आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे निकालोगे, 2 डिवाइड बाय 7 तो कितना आएगा 0.29:1 हो गया एक आंसर। दूसरा पूछा है ना एसिड टेस्ट रेशियो, ये हमने बता चुके हैं ऑलरेडी। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स, ठीक है ना, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको नहीं लेना है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये होता है फॉर्मूला। मगर एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है बता रहे हैं आपको, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज या क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। तो हम लोग करंट एसेट्स पूरा जोड़ के और स्टॉक को माइनस करेंगे, उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली वो करंट एसेट्स को ले लो जो लिक्विड एसेट्स है। तो यहाँ हम लोग करंट एसेट का लिस्ट में आपका इन्वेंट्री छोड़कर, इन्वेंट्री अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो करंट एसेट्स है वो सब आपका लिक्विड एसेट्स है। तो इसमें क्या आएगा, डेटर्स है और कैश है, यानी 3,20,000 है, सॉरी 3 लाख है और 5,000 है, ये दोनों जोड़ दोगे तो ये लिक्विड एसेट आ गया, वो ऊपर में रहेगा। और लिक्विड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, कितना रुपया 3.5 लाख रुपया, तो 3,05,000 डिवाइड बाय 3.5 लाख, 3,05,000 ऊपर में रहेगा डिवाइड बाय 3,50,000, तो आपका आएगा 0.87:1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो मतलब क्या हो गया, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ सारा आप जो इन्वेंट्री एसेट रेशियो के लिए छोड़ दे रहे थे, यहाँ आप नहीं छोड़ोगे, यहाँ आप सिर्फ इन्वेंट्रीज को जो छोड़े थे उसको शामिल कर दोगे क्विक एसेट्स में, तो आपका टोटल करंट एसेट आ जाएगा, यानी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करोगे तो आपका करंट रेशियो भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही प्रॉब्लम होगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहेगा तो फिर हमको बोलना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर आप लोग कौन सा पूछें, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में होमवर्क था कि नहीं तो हमको याद नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, डेट इक्विटी रेशियो ये तो बन जाएगा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंशियल कैपिटल तो है नहीं यहाँ, माइनस 56 एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ आप इक्विटी से कैपिटल 15 लाख देखोगे दिया हुआ है और 6 लाख रुपया दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में, दोनों जोड़ दोगे तो 21 लाख आ गया आपका शेयर होल्डर फंड में, है ना। और आपका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कितना है, सिर्फ डिवेंचर 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाई 21 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 21 लाख जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा किसका,
0.24:1। हाँ 0.24:1, ये आपका आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा प्रोप्राइटरी रेशियो नंबर 2 क्वेश्चन का बता दे रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है। अच्छा जस्ट हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो में जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग उसमें क्या लिखे थे, प्रोप्राइटर्स फंड या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ शेयर होल्डर फंड लिख सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय क्या था, टोटल एसेट्स था। अच्छा एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड में क्या किया था हम लोग का देखोगे एक बार है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या है रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब क्या आएगा, टोटल एसेट तो दिया ही हुआ है देखो 40 लाख है ना, 40 लाख में कोई फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 40 लाख। पंद्रह लाख प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 40 लाख, जो आएगा आंसर यानी 21 लाख डिवाइड बाय कितना 40 लाख, कितना है क्या 0.525:1 आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का कौन सा आइटम था ये था 2 नंबर। ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो सिंपल है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय क्या एवरेज डेटर। तो यहाँ हम लोगों का सेल जो दिया हुआ उसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि कितना मेरा कैश सेल है कितना क्रेडिट सेल, तो वही आपका क्या हो गया क्रेडिट सेल माना जाएगा। ठीक है। और डेटर के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है देखो, तो बुक डेट लिखा हुआ है, इसमें कोई बिल रिसीवेबल भी नहीं है, ना ओपनिंग डेटर है ना क्लोजिंग डेटर है, तो यहाँ एवरेज का कोई बात ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे डेटर का बैलेंस ही बैठाएंगे, यानी जो एवरेज रिसीवेबल में आइटम दिया हो सिर्फ एक ही आइटम दिया हो डेटर, तो हम लोग करेंगे क्या क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर, तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद करंट रेशियो निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब जीपी बाय सेल, जीपी तो दिया हुआ नीचे बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, जो सेल दिया हुआ उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दोगे लेस कर दोगे, तो सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का जरूरत क्या है भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका सेल माइनस जीपी, ठीक है ना। और नीचे एवरेज स्टॉक मतलब सिर्फ इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों नहीं दिया हुआ है, तो आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मानोगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका सेल माइनस जीपी होगा, और इन्वेंट्री में आपका जो अमाउंट दिया हो डायरेक्टली वही अमाउंट बैठा दीजिएगा, आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डील किए। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हम लोगों का क्वेरीज में 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर देखिए कि क्या बताने टाइप का क्वेश्चन है। हाँ इसमें जो 1 नंबर जैसा क्वेश्चन था ना, वैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे इसको हम। ठीक है ना, आप देख सकते हो इसमें भी जैसे 1 नंबर में 2 साल का पूछा था, यहाँ भी 2 साल का पूछा है, वहाँ भी था डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा था क्वेश्चन में। देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा था, डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं पूछा था, बट फिर भी तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो चलो इसमें से ना 3 नंबर में एक चीज हम कर दे रहे हैं, सिर्फ डेब्ट इक्विटी रेशियो और क्विक रेशियो आपको खुद से निकालना है। करंट रेशियो तो मालूम ही है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो भी मालूम है, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स नहीं अगर आप देख पा रहे हो तो आप सिंपल ये कर सकते हो क्या, टोटल करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री का लेस कर दो, वो भी तरीका है। टोटल करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री लेस कर दोगे तो आपका क्या मिलेगा, क्विक एसेट मिलेगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर आप बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़कर बाकी जो लायबिलिटी बचा करंट लायबिलिटीज, वो आपका क्या होगा, आपका क्विक लायबिलिटीज माना जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं, फिलहाल वो आप खुद कर लोगे, मगर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो ना उसको एक बार हम बता दे रहे हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेरीज है? ये सी नंबर है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। और यहाँ शेयर होल्डर फंड का मतलब तो आपको मालूम होना चाहिए, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट में क्या है एक बार देखिएगा आप क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ आपका डिवेंचर्स, मेरे ख्याल से डिवेंचर भी नहीं है, सिक्योर्ड लोन है। तो सिक्योर्ड लोन भी तो आपका लॉन्ग टर्म माना जाता है। हम लोग 1 साल का सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ सिक्योर्ड लोन लिख दे रहे हैं, सिक्योर्ड लोन। और शेयर होल्डर फंड में क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस बहुत सारा आइटम है, हम लोग पूरा नहीं दे रहे, लिख दे रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्या होगा? फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू सिक्योर्ड लोन कितना? 8,80,000, ठीक है। और इक्विटी से कैपिटल का अमाउंट 30 लाख, 30 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का अमाउंट कितना है? 10 लाख, ठीक है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या कर ले रहे हैं कि अमाउंट वाइज अलग अलग बैठा दे रहे हैं। जैसे 3 लाख हो गया प्लस 3 लाख, ठीक है ना। 3 लाख के बाद 5 लाख प्लस 3,20,000, 5 लाख प्लस 3,20,000। और 50 से ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ फॉर्मूला में नहीं भी देखोगे तो चलेगा, खैर देख लेते हैं। और कुछ है क्या? नहीं। तो 8,80,000 डिवाइड बाय सब जोड़ दो, 40, 43, 48, 51, 20, 51,20,000, ठीक है। तो 51 लाख 8,80,000 से डिवाइड करेंगे, 51,20,000, 0.17। कुछ गड़बड़ हुआ, आंसर तो मैच नहीं हुआ, कुछ छूटा क्या? दस लाख इक्विटी शेयर्स में है, ये 30 लाख इक्विटी शेयर्स में, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करके देख लेते हैं। 10 लाख प्लस 30 लाख, ठीक है। प्लस 11,20,000, 51,20,000 तो सही है। 8,80,000 8,80,000 प्लस 16 लाख, 4 लाख भी देखते हैं, 28,80,000, 28,80,000 डिवाइड बाई 51,20,000। नहीं ठीक, ये हम लोग आंसर सही रहेगा। एक्चुअली ना किताब का जो आंसर दिया वो रॉन्ग है। रॉन्ग इन द सेंस रॉन्ग नहीं है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का 3-4 तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। एक टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है ना। और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। एक है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड।
सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो होता है डेट इक्विटी रेशियो का वो यही होता है जो हम लिखवाएं आपको, ठीक है ना। अभी आप किताब में पलट के देखोगे ना, वहाँ 3-4 तरह का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा डेट इक्विटी रेशियो का। तो हम लोग आंसर के हिसाब से मूव नहीं करेंगे, ऑलवेज हम लोग ये प्रीफर करेंगे कि आपका डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अभी अगर आपको आंसर मैच करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सिक्योर्ड लोन जो दिया हुआ 8,80,000 प्लस क्रेडिटर जो दिया हुआ 16 लाख प्लस प्रपोज जो डिविडेंड दिया हुआ कितना 4 लाख, ये सब जोड़ दोगे ना तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। मतलब यहाँ 8,80,000 प्लस 16 प्लस 4 लाख डिवाइड बाई 51,20,000, तो आंसर आएगा 0.56:1। नहीं चाहिए हमको आंसर फिलहाल, ठीक है। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई कितना 51,20,000 आया 0.17, 0.17:1, ये आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब आते हैं 4 में क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। बहुत लोग बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड वर्किंग कैपिटल बताइए क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपको टोटल दिया हुआ 44,000, पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब ही बता देते हैं आपको, 44,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, 60,000 हो गया। तो 60,000 आपका हो गया करंट एसेट्स, ठीक है। और इसके बाद आपका करंट लायबिलिटीज क्या क्या है भाई, बैंक लोन है 12,000 प्लस क्रेडिटर्स है आपका कितना 16,000, ठीक है, प्लस 12,000 और दिया हुआ है, तो कितना हो गया 40,000। यानी वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, CA माइनस CL। तो 60,000 माइनस कितना 40,000, तो कितना आएगा आंसर 20,000। वर्किंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, ठीक है। अब CA तो मालूम ही है आपको, टोटल करंट एसेट्स, CL मतलब मालूम ही है टोटल करंट लायबिलिटीज, माइनस किया आंसर कितना आ गया 20,000 रुपया, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था, ये आपसे हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल के बाद क्या पूछा था आपसे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आप यहाँ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करोगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो क्या आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आप ये निकाल सकते हो अपना कैलकुलेटर में खुद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, करंट रेशियो CA डिवाइड बाई CL। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आप 60,000 माइनस 40,000 किए, करंट रेशियो निकालने के लिए 60,000 डिवाइड बाई क्या कीजिएगा 40,000 कीजिएगा, 60,000 डिवाइड बाई 40,000, आपका आएगा आंसर 1.5:1, ठीक है। तो आप आंसर निकाल सकते हो 1.5:1। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, एसिड टेस्ट रेशियो। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री लेस कर दोगे डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो। ये आप कर लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं रहेगा तो आप माइनस मत करना। आगे चलिए, फिर उसके बाद एसेट्स, अच्छा डेट इक्विटी रेशियो है, अभी जस्ट डेट इक्विटी रेशियो बताएं, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेट मतलब, अच्छा यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ लॉन्ग टर्म डेट मतलब यहाँ डिवेंचर्स दिया होगा, हाँ 48,000, तो यहाँ हम क्या बैठा दे रहे हैं, सिक्योर्ड लोन के जगह में डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ कितना बैठेगा 48,000। और शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एकदम सही बात है, फिर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 56 एसेट्स। तो हम लोग ऊपर वाला वैसे लिखते हैं, खाली अमाउंट बदल देते हैं, अमाउंट आपका यहाँ बदल जाएगा। क्या क्या अमाउंट बैठेगा भाई, तो देखें हम भी। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का अमाउंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया, चलो ठीक है 1.5 लाख बैठा देते हैं। प्लस प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया, चलो ये भी बैठा दिए 30,000 रुपये। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का कोई नोट है, 2 नंबर नोट, हाँ इसमें दिया हुआ है 24,000, 24,000, ठीक है। और कोई रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं, 56 एसेट्स है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस मतलब 56 एसेट्स होता है, ठीक है। अच्छा, और एक और नजर आया हमको, एसेट साइड में दिया हुआ है अदर नॉन करंट एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वही आपका 56 एसेट्स है। तो 56 एसेट्स में 2 चीज माइनस होगा, एक तो 48,000 रुपये माइनस होगा जो आपका प्रीमिलरी एक्सपेंसेस है, और एक
और माइनस होगा जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो कि कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये दिया हुआ है, ये दोनों माइनस हो जाएगा आपका। तो 48,000 डिवाइडेड बाय, आप नेट में कितना बचेगा, 1,50,000, 30, 1,80,000, फिर 24 प्लस होगा तो 2,04,000, ठीक है ना। तो इसमें नेट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 64, 52, 1,52,000 रुपये। एक बार देख लेते, 1,52,000 रुपये आना चाहिए। 1,50,000 प्लस 30,000, ठीक है ना, प्लस 24,000 माइनस 48,000 माइनस 4,000, ठीक है, 1,52,000, तो 1,52,000 आया, ठीक है। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 1,52,000, 0.31 या 32 कर सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड बाय 1,52,000, 48,000 डिवाइड बाय 1,52,000, आंसर में दिया डेट रेशियो 0.58, 0.31 आ रहा है, तो 58 मतलब, अच्छा वो टोटल लाइबिलिटीज़ मेरे ख्याल से लिया होगा, इसी वजह से एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 48,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000, 88,000 डिवाइड बाय 1,52,000, हाँ भाई ठीक है, उससे कोई डरने वाला बात नहीं, आंसर उसी के साथ टोटल लाइबिलिटीज ले रहा है। हम लोग टोटल लाइबिलिटीज नहीं लेना है, बार बार हम मना कर रहे हैं आपको, क्योंकि इसका मतलब आपको आने वाला टाइम में समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी तो ले रहे हैं, अभी जब हम आगे चल के बताएंगे समझ, तो वहाँ समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ही लेना चाहिए। डिवाइडेड बाय 1,52,000, तो आंसर क्या आया था, 0.315 या फिर 0.32:1 आंसर, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज नहीं लेना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का डेब्ट रेशियो के बारे में। अच्छा, लिखा हुआ एसेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशियो, ठीक है ना, एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो। तो हम लोग एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो मतलब क्या होगा, यहाँ एसेट्स टू प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो नहीं है, ये वाला रेशियो एसेट्स टू प्रोप्राइटरशिप रेशियो। ये था 5 नंबर आइटम, और 6 नंबर आइटम में क्या लिखा हुआ है, एसेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशियो, ठीक है। तो यहाँ आएगा टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड निकला हुआ ऑलरेडी हम लोग का 1,52,000, और टोटल एसेट मतलब क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं कितना है, 1,80,000 प्लस इन्वेंट्रीज कितना है, 44,000, ठीक है, 44,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, कितना होगा, जोड़ो तो थोड़ा सा, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, ठीक है ना, 2,40,000 डिवाइड बाई 1,52,000, कितना है देखिए, 1.5
1.58:1 आंसर। अच्छा जोड़ दे रहे हैं पूरा 2,40,000 यहाँ तो आया था, डिवाइड बाई 1,52,000, ठीक है, तो 1.58:1 डन। अच्छा यहाँ हो गया। टोटल एसेट में फील्ड एसेट लिए हैं और सारा करंट एसेट ले लिए, 50 से एसेट शामिल नहीं किए, ठीक है। आगे अब इसमें और कौन सा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन सका होगा, बस 4 नंबर में इतना ही क्वेरीज होगा आपका। अच्छा जो वीडियोस मतलब वो लोग देख रहे हैं जिसका पूरा होमवर्क बन गया है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आने वाला टाइम में कि मतलब आपका सारा सम से सही बना होगा जो रिमेनिंग वीडियोस आप, तो ये सजेस्ट करेंगे पूरा देखो आप लोग, और आप लोग पूरा कंफर्म कर लो अपना सम सॉल्यूशन को कि सही बनाया कि नहीं बनाया। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि आंसर मिलाने के चक्कर में जहाँ तहाँ से ऐड लेस करके अपना आंसर मिला देता है और उसमें एरर छुपा हुआ रहता है। एक बार कंफर्म हमेशा कर लेना कि जो आप बनाए हो वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बोलो 5 डील करते हैं। 5 नंबर में तो बहुत पहले बना हुआ था होमवर्क, 5 नंबर में अभी का होमवर्क नहीं है, बहुत पहले पूछा गया था, बट फिर भी इसमें एक बार देख लेते कि क्या था। 5 नंबर को क्वेश्चन पूछा था, हाँ 5 नंबर को पूछा तो है। ओपनिंग स्टॉक था 50,000, क्लोजिंग स्टॉक था 1.2 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, 1.2 टाइम्स, ठीक। और स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है 4 टाइम्स, सेल्स दिया हुआ है 2.5 लाख। तो पूछा क्या है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा ठीक, 5 नंबर बनाने के लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 50,000 है ना, सिंस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपका 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू है 1.2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 1.2 टाइम्स, टाइम्स मतलब यहाँ होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे ऑफ क्या, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा, 50,000 इंटू मतलब ऑफ हो गया तो 50 पर 10 यानी 60,000 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद इसे देख ले रहे हैं, 50,000 इंटू 1.2 60,000, सही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमको तो निकालना पड़ेगा पहले एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का ज़रूरत पड़ता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 होता है। ओपनिंग स्टॉक निकला हुआ था पहले से ही 50,000 प्लस कितना 60 डिवाइड बाई 2, 1,10,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 55,000 रुपये, ठीक है। सिंस स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है बट स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स अगर दिया हुआ है तो COGS इससे आप निकाल लोगे, एवरेज स्टॉक अभी जस्ट कितना है 55,000 आया, ठीक है। तो देयरफॉर COGS इज इक्वल टू क्या होता है 2,20,000 रुपये, ठीक है, 2,20,000। अब ना आपका सवाल में सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स दिया हुआ तो GP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस क्या COGS, सेल्स था 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, और COGS अभी 2,20,000 रुपये निकालें, कितना आ जाएगा 30,000 रुपये। तो GP आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो GP रेशियो निकालने में कितना देर लगेगा, GP रेशियो का मतलब होता है GP बाई सेल इंटू क्या 100, 30,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 100, तो क्या आएगा 30,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 100 मतलब 12% आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहले वो डायरेक्टली हम लोग क्वायरीज में जाते हैं। पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पूछा था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसको पहले मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा जिसका नहीं बना था। देखिए बोला है ना कि इसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। बहुत सिंपल है, सवाल में दिया हुआ है जीपी, सेल्स भी दिया हुआ है 4 लाख, 8 लाख डिवाइड 80,000 डिवाइड बाई 4 लाख, आगे जीपी रेशियो इंटू 100 कर देंगे इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इंटू 100 आ गया वो भी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेटर टर्नओवर रेशियो, इसमें और ईजी है, सेल्स तो दिया हुआ है, ठीक है, और डेटर भी दिया हुआ है सवाल में। तो डेटर मतलब यहाँ डेटर नहीं लेना है, क्योंकि इस सवाल में बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, सेल्स डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज रिसीवेबल। डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। तो क्रेडिट सेल मतलब सेल जो है वही क्रेडिट सेल हो गया आपका। सेल्स कितना है, हम 4 लाख रुपये, 4 लाख। और एवरेज रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। तो डेटर शायद था आपका 60,000 और बिल रिसीवेबल था 10,000। तो 4 लाख डिवाइड बाई 60,000 प्लस 10,000, ठीक, यही था, हो गया। तो यहाँ हो गया 4 लाख डिवाइड बाय 70,000, काट देना जो भी आंसर आएगा। जैसे 4 लाख डिवाइड बाय 70,000, 5.71 1 आंसर। अगला फिर बोला है कि डेटा टर्नओवर रेशियो के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल फॉर्मूला क्या बताए थे आपको हम, पीबीटी डिवाइडेड बाय क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ये भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बता दे रहे हैं आपको, ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला होता है जिसका 5.71 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, माय मिस्टेक बोलते वक्त, पीबीटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा यहाँ टैक्स के बारे में जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो और नेट प्रॉफिट जो है वो दोनों में डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ईबीआईटी, ठीक है, और नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि मतलब वो प्रॉफिट मतलब टैक्स उस लेस करने के बाद। अब यहाँ जो है ना आपका सवाल में टैक्स का जिक्र नहीं है, तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसी को आप पीबीटी में मान सकते हैं, ठीक है ना, या फिर उसको आप ईबीआईटी भी मान सकते हैं। बट आप ईबीआईटी मानोगे कैसे, क्योंकि थोड़ा सा है ना हमको एक चीज़ कंफर्म कर लेना है कि यह डिवेंचर है कि नहीं। हाँ, डिवेंचर है 1 लाख का, तो डिवेंचर 1 लाख का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा ना साइड में चीज़ हम बताते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब भी होता है आपका ईबीआईटी, याद रखोगे आप, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। मतलब इसमें ना इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसमें अगर इंटरेस्ट लेस कर दिया जाए ना, इंटरेस्ट अगर लेस कर देंगे तो फिर क्या आएगा, आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस किए होंगे तब जाके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया होगा, ठीक है ना।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर इंटरेस्ट लेस करेंगे तो ना पीबीटी आएगा, तब फिर टैक्स लेस करेंगे तब ना टैक्स आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, मान के चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 30,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपका, इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 1,00,000, ठीक है ना। 1,00,000 का कितना परसेंट, 7%, कितना आएगा 7,000, ठीक है। तो हम लोग अगर मान के चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000 माइनस 7,000 कितना आएगा 23,000। वो देखते हैं इसको, 23,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 2,45,000 फॉर्मूला में लिख देने पहले, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ ऊपर वाला जगह छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ डाउट है कि यहाँ पीबीटी जो है वो सही है कि नहीं है हम लोगों का। फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ आपका कितना, एक बार चेक करो तो 2,45,000 टोटल में दे दे रहे हैं, 2,45,000, हाँ 2,45,000 प्लस करंट एसेट्स में क्या दिया हुआ था, करंट एसेट्स में आपका 1,70,000 और 5,000 यानी 1,75,000, 1,75,000 माइनस करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ एक बार देखो तो 80 माइनस 95, 80,000 माइनस कितना 95,000। चलो हटाओ इसको माइनस ही कर देते हैं। अच्छा ये सब में मल्टीप्लाई पे 100 है। रिटर्न पूछे ना, रिटर्न मतलब परसेंटेज में आना चाहिए। ऊपर वाला भी नहीं लिख रहे हैं, एक बार देख ले रहे हैं कि इसका आंसर में 2 थोड़ी दिया हुआ, 2,45,000 प्लस 1,75,000 माइनस 80,000 माइनस 95,000, 2,45,000 आया, ठीक है ना। तो यहाँ 2,45,000 है। तो एक बार हम करते हैं 23,000 डिवाइडेड बाई उधर के हिसाब से 2,45,000 इंटू 100, 9.38%। हम लोग का कितना आया देखो तो 15.10%। अच्छा ये लोग हिंट्स में किया क्या, 30,000 में 7,000 रुपये वो ऐड किए हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब होता है कि उसमें इंटरेस्ट वगैरह का भी एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट उसमें ऐड क्यों कर रहा है, ये तो गलत हो गया भाई। दूसरा में जो दूसरा और करके जो लिखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 30,000 डिवाइड बाय 2,45,000 मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके बनाया है। हम लोग को एक बार ना फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का टर्नओवर में 2 ठो फॉर्मूला दिया हुआ था, दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। गलत हो जाएगा। $24,000 प्लस 7,000 31,000 टैक्स तो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी ले सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। अच्छा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये भी हो सकता है। अच्छा एक तो और फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ एक तो आंसर दिया हुआ जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
ठीक है। अच्छा, ये जो अगर हम करेंगे ना तो यहाँ 23,000 बैठेगा, मतलब क्या है पीबीटी, ठीक है। तो पीबीटी में कितना बैठेगा आपका 23,000, और यहाँ पे कितना बैठेगा 23,000। तो इसके हिसाब से आंसर कैसा आएगा बता दे रहे हैं, 23,000 डिवाइडेड बाई 2,45,000 इंटू 100। तो ये भी आपका आंसर सही है, 9.39%। एक तो ये है। बुक के हिसाब से अगर देखा जाए एक तो और जो क्वेश्चन है हम दिखा रहे हैं इसमें, ये फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाले हम लोग 2,45,000। और अब दोनों क्या बोल रहे थे, ईबीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ आप आराम से 30,000 बैठा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या 100। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन ऐसा था इसलिए हम लोग ऐसा किए, 30,000 डिवाइडेड बाई 2,45,000 इंटू 100, तो 12.24%। देखो इसमें डॉट या कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। पीबीटी हम लोग कर सकते थे जब टैक्स का जिक्र होता है तब, ये हम लोग ये कर सकते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। पीबीटी एक्चुअली अगर आपका सवाल में पीबीटी दिया हुआ रहेगा तो आप ये फॉर्मूला को यूज़ करोगे, क्योंकि इस सवाल में आपका कोई भी तरह का पीबीटी का जिक्र नहीं है और ना ही टैक्स का जिक्र है। अगर टैक्स का भी जिक्र रहता है तो नेट प्रॉफिट में हम लोग टैक्स को ऐड करते तो क्या आता है पीबीटी आता है, बट वो भी नहीं है इसमें। तो अब अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन में है क्या है, आपका नेट प्रॉफिट है जो कि लगता है ही नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो हाँ लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, क्यों, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम लोग बोले थे ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक तो ये भी फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब सवाल में ढूंढें क्या ईबीआईटी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्योंकि ईबीआईटी का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो यहाँ आप ईबीआईटी की जगह में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिया हुआ वो बैठाइएगा, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर ना, ये था उसमें एक डॉट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, कहाँ चले गए, खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट रेशियो तो इजी आ जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब जो क्वेरीज आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में तो क्या क्वेरीज होगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब यहाँ सिंपल बात, वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब होता है करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या ले सकते हैं आप, करंट रेशियो। एक तो नाम दिया हुआ वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना। वर्किंग कैपिटल रेशियो को आप लोग क्या मानोगे, करंट रेशियो मानो, क्या उसका दूसरा नाम ही है करंट रेशियो, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है एसिड टेस्ट रेशियो, तो वो भी आपसे हो जाएगा, उसमें आपको क्विक रेशियो के हिसाब से सम्स लेके बनाना है। और कैपिटल गियरिंग रेशियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब क्या होता है, फिक्स चार्ज कैपिटल डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो फिक्स चार्ज कैपिटल में क्या क्या आएगा आपका, एक डिवेंचर आएगा, दूसरा आएगा प्रेफरेंशियल कैपिटल, और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। और उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो पहले ना हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में सॉल्व करते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में फॉर्मूला क्या जो हम लोग लिखे थे, फिक्स्ड चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड होगा। फिक्स्ड चार्ज कैपिटल में क्या क्या आएगा आपका, डिवेंचर आएगा, डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, हम बस पहले नाम लिख दे रहे हैं,
इक्विटी शेयर कैपिटल शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। डिवेंचर्स का अमाउंट हम बता रहे हैं कितना है, 4 लाख रुपये, 4 लाख प्लस प्रेफरेंस का अमाउंट दिया हुआ आपका 1,20,000 रुपये, और इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 6 लाख, प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना दिया हुआ है 96 प्लस 1 लाख, मतलब 1,96,000 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ कितना रुपया 10,000, तो माइनस 10,000 जो आएगा वो आंसर होगा इसका 5,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 6 लाख माइनस 186 नहीं प्लस प्लस 1,86,000 7,86,000, तो 5,20,000 डिवाइड बाय 7,86,000, 5,20,000 डिवाइड बाय 7,86,000 कितना का 0.66:1, 0.66:1, ये आपका आ गया कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर। उसके बाद आप जो निकालोगे वो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय क्या था, टोटल एसेट्स, ठीक है। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब आप शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जानते हैं इसको, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट। अब इसमें ना फिक्टिशियस एसेट मत शामिल कर देना। अब शेयर होल्डर फंड में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब पूरा बैठा दे रहे हैं। जैसे टोटल एसेट्स कहाँ गया आपका सवाल में, टोटल एसेट्स था 15 लाख, ठीक है। और आपका और इक्विटी से कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, इक्विटी से कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 6 लाख, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट था 1,96,000 माइनस 10,000 होल डिवाइडेड बाय 15 लाख रुपया, ठीक। 1,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 1,86,000 9,06,000, ठीक है। तो 9,06,000 डिवाइड बाय 15 लाख 0.6:1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा था, डी नंबर ना, 6-1 है इसमें, तो शायद 9,06,000 ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 था वो उसमें बाकी डेट टू रेशियो हो जाएगा आपसे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वारीज था, 9 नंबर क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए पूरा के पूरा, किसी को प्रॉब्लम था तो एक बार देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन ही, 9 नंबर पढ़ लेते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं।
देखो 9 नंबर क्वेश्चन, प्लांट मशीनरी स्टॉक सब दिया हुआ है, पूछा क्या क्या है, सब एसेट दिया हुआ है, सन्नी डेटा तो दिया हुआ है, वो 1 लाख रुपये दिया हुआ लास्ट ईयर से क्या मतलब, उसे छोड़ो, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपये, एंड देयर वाज नो कैश सेल्स, सारा का सारा क्रेडिट सेल्स है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो दिया हुआ है 25% ऑन टर्नओवर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 हायर देन द ओपनिंग स्टॉक, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक 10,000 क्या है, ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है। पूछा है क्या है, करंट रेशियो ईजिली निकल जाएगा, लिक्विड रेशियो ये भी निकल जाएगा, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स, तो क्रेडिट पीरियड अलाउड मतलब क्या हो रहा है कि आपको पहले डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसके बाद आप जो भी आंसर आएगा उसमें से 365 डिवाइड बाई ये क्रेडिट पीरियड का डेटा टर्नओवर रेशियो का आंसर डिवाइड करोगे तो फिर आपका टाइम अलाउड आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, ठीक। तो हम लोग ना पहले सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है सेल कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपये, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, सेल माइनस जीपी रहेगा, तो सेल दिया हुआ कितना 6 लाख, और 25% ऑफ 6 लाख मतलब 25% ऑफ 6 लाख, 6 लाख माइनस 1.5 लाख, तो आएगा कितना 4.5 लाख रुपये आपका आ गया ये सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, करंट रेशियो। करंट रेशियो नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो करंट एसेट आप जोड़ लोगे, स्टॉक डेटर करंट ईयर का लोगे, करंट एसेट मतलब बोला 1 लाख रुपये लोगे, ठीक है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, और कुछ नहीं, मतलब करंट एसेट जोड़ना है, करंट लायबिलिटी जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा था लिक्विड रेशियो वो भी आ जाएगा, मतलब उसमें आपको स्टॉक नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। हम लोग क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय क्या, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल। सवाल में जो है ना लिख दिया पहले से कि कोई भी सेल्स आपका कैश सेल्स नहीं है, तो वो जो आपका 6 लाख रुपये जो दिया हुआ है वही आपका क्रेडिट सेल्स हो गया, ठीक है। अब 6 लाख, अच्छा इसमें एवरेज में क्या क्या दिया हुआ है जब देखें, बिल रिसीवेबल कहीं देखो तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगर मान के चलो 6 लाख इस टाइम तो 365 डिवाइड बाई 6, 61 डेज एवरेज रिसीवेबल में दिया हुआ है। ओपनिंग हम लोग है ना नोट में क्या कर लेते हैं, एवरेज डेटा निकालते हैं, एवरेज डेटर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय क्या होगा 2। ओपनिंग डेटर कितना दिया हुआ था सवाल में, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 80,000, और क्लोजिंग डेटर कितना दिया हुआ है 1 लाख, तो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 90,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ 90,000 आया, तो 6 लाख डिवाइड बाय 90,000 6.67 टाइम्स। अब डेटा टर्नओवर रेशियो का आंसर निकालने के बाद आप क्या निकालो, डेटा कलेक्शन पीरियड, तो 365 डेज मानने बोला है, कुछ देखो तो डेज नहीं मानने बोला है, 365 डिवाइड बाय 6.6 टाइम्स या 67, तो 365 डिवाइड बाय 6.67 लगभग आया 54.72 है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेज फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो हम लोग यहाँ 55 डेज ले रहे हैं अप्रॉक्स, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या देखें सवाल में ये देखें कि आपका जो डेटा से ब्रैकेट में दिया हुआ था लास्ट ईयर का 80,000 रुपया,
वो आपका ओपनिंग डेटर माना जाएगा, और आपका 1 लाख रुपये जो दिया हुआ क्लोजिंग डेटर है, तो ओपनिंग डेटर 80 और क्लोजिंग 1 लाख है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज डेटर आ जाएगा। उसको आप यहाँ पुट करोगे तो फिर आपका डेटा टर्नओवर रेशियो का आंसर आएगा, और उसी आंसर को आप यहाँ अप्लाई कीजिएगा 365 डेज में, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है ना, डन। फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो निकला उसमें से आप क्या करना है, स्टॉक डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर वो भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना दिया हुआ, 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख डिवाइड बाय आपका स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखो तो सवाल में नीचे कहीं दिया होगा इन्वेंट्री, ऊपर सेकंड में दिया 95,000, तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 95,000, आंसर आएगा 4.74 टाइम्स। कहाँ गया, हाँ 5 टाइम्स दिया हुआ है। और कुछ देखो दिया हुआ है स्टॉक के साथ में, 95,000 है ओपनिंग स्टॉक, कहीं दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स वगैरह नहीं दिया हुआ है। ओ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 इज हायर देन द ओपनिंग स्टॉक। चलो इसको कर दे रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मिटाते हैं। देखो सिंस क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 95,000, ब्रैकेट लिख दे रहे हैं, दैट इज क्या, दैट इज 10,000 ज़्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, तो यानी बोल सकते हैं कि दैट इज 10,000 इज मोर देन क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, देयरफॉर बोल के करेंगे, तो 95,000 माइनस कितना 10,000, तो कितना आ जाएगा 85,000। हो गया डन। तो आप एवरेज स्टॉक भी निकाल सकते हो इससे। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, 95,000 प्लस कितना 85,000 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1,80,000 डिवाइड बाई 2, तो आएगा आपका 90,000। आपका एवरेज स्टॉक आ गया 90,000 रुपया। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। COGS कितना 4.5 लाख, एवरेज स्टॉक कितना आया 90,000 रुपया आया। ठीक है, अब करके देखो इसका, तो 45 डिवाइड बाय 90,000 5 टाइम्स, आंसर मैच हो गया, खत्म। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था क्वेरीज। 9 के बाद क्या है आपका 10 कोई ऐसा नहीं है बनाने टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा क्या क्या था, देखो हम ये बनाने वाले नहीं क्योंकि सब बहुत बार बना दिए। पहला क्वेश्चन पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GP बाय सेल इंटू 100, GP दिया हुआ सवाल में। ठीक है ना, GP कैसे निकलेगा भाई, सेल्स माइनस, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका कितना दिया हुआ देखो, तो सेल्स 85,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1/85,000 सेल्स दिया हुआ है, देख लेते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला, माइनस 49,575, 35,425 डिवाइड बाई 85,000 इंटू 100। इंफॉर्मेशन गड़बड़ है, 40% आंसर है ना। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया नंबर 2 में, ओपनिंग स्टॉक है 95, तो ये दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक परचेज, सही है। अच्छा एक तो है 3 नंबर नोट में अदर एक्सपेंसेस में जो दिया हुआ है ना, वो हम लोग देखे नहीं। देखो अदर एक्सपेंसेस का नोट्स में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, तो आपका जो है हम यहाँ कुछ वर्किंग कर दे रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर
10 COGS निकाल दे रहे हैं। COGS कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। हालांकि कैरेज इनवर्ड जो है ना गलत जगह में दिया हुआ है। ये सही क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड आपका परचेस का पार्ट होता है, तो ये वहीं रहना चाहिए था। खैर, क्वेश्चन दे दिया तो कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 9050 प्लस परचेस कितना दिया हुआ आप देखोगे 54425। अच्छा, इधर उधर कोई क्वेश्चन हो रहा है जस्ट बिकॉज हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ना वैसे हम आपको बना दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लस कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ था आपका 1425 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ आपका 14,000 रुपया। तो 14,000 रुपया यहाँ हम लोग लेस कर देंगे। अब देखो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 9050 माइनस प्लस 54425 प्लस 1425 माइनस 14,000 50,900। ठीक है, तो जीपी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? जीपी बाय सेल इंटू 100। ठीक है, तो जीपी बाय सेल इंटू 100 मतलब आपका जीपी हो गया 50,900। सेल्स कितना दिया हुआ आपका 85,000 इंटू 100, तो 50,900 डिवाइड बाई 85,000 इंटू 100। कुछ गड़बड़ है? परचेस $9050 प्लस कितना 5425 प्लस 1425 माइनस 14,000 50,900। ठीक है, और सेल्स कितना दिया हुआ 85,000, यानी 85,000 का 40% होना चाहिए कितने 34,000 रुपये। परचेज कैरेज इनवर्ड क्लोजिंग स्टॉक $49,575 प्लस 1425 माइनस टेक। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है, तो जीपी निकालना पड़ेगा सेल्स माइनस क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स कितना था 85,000 माइनस 50,900। ठीक है, तो 85,000 माइनस 50,900 34,100। ठीक, अब यहाँ आपका जीपी रेशियो आएगा जीपी बाई सेल इंटू 100 34,100 डिवाइड बाई 85,000। ठीक है, डिवाइड बाई 85,000 इंटू 100 40.1%।
ये हो गया जीपी रेशियो। ठीक, अच्छा बी में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें था करंट रेशियो। करंट रेशियो सिंपल है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहता तो हम बता देते जरूर। लिक्विड रेशियो मतलब यहाँ लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट मतलब क्या होगा, सिर्फ आप लोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक एंड ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर भी आएगा, बिल रिसीवेबल भी आएगा, ये आ जाएगा आपका, बन जाएगा। और उसके बाद आपका डेट ड्यूटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ये भी बन जाएगा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ क्या होगा, पीबीटी लोगे। क्यों पीबीटी लोगे, क्योंकि यहाँ आपका सवाल में ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब दिया हुआ है 15,000 रुपया, तो 15,000 डिवाइड बाय क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, कैसे निकालेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एक बार देख लेते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट टोटल है 23,000 रुपया। ठीक है, और आपका करंट एसेट्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 14,000 रुपया, प्लस 8,000 प्लस 3,000 माइनस करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है देखिएगा, 3,000 फिर 8,000 फिर 2,000, मतलब 35,000 है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 35,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको आप पीबीटी से क्या करो, डिवाइड करोगे। तो 15,000 डिवाइड बाय 35,000 इंटू 100, तो आपका आएगा 42.86%। ठीक है, 42.86% आ जाएगा आंसर आप, ठीक कर लोगे। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेरीज क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।